जो री एजुकेशन है ना, इसमें सारा पैराग्राफ कुछ भी इसमें काम का नहीं है। वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, नॉर्मल मूवमेंट्स का हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रिदम है और बॉडी जो है इसमें ही काम करती है। री एजुकेशन का मतलब है कि एक पर्सन को ये 5 हमने जितने भी कॉजेज पढ़े इसमें उसको कोई भी मसला हो गया, इनकोऑर्डिनेशन हो गई, उसके बाद अगर हम दोबारा से उसको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की तरफ एक पर्सन को लाना चाहते हैं, उसको आप कहते हैं री एजुकेशन, यानी एजुकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज री एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें आप डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज कर सकते हैं। नंबर 1 उसने कहा यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव नर्वस पैथवे। यूजुअली क्या होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में एक पैथवे चल रहा होता है एक पर्टिकुलर मूवमेंट्स को परफॉर्म करने का। वो कहता है कि अगर हमारा ये पैथवे खराब हो जाए या कोई भी नर्व इम्पल्स इस पैथवे में किसी भी जगह पर आके ब्लॉक हो जाए, तो उस वजह से हम एक ऑल्टरनेटिव रूट यूज़ कर सकते हैं नर्वस सिस्टम का, तो जिसकी वजह से हम लोग जो है वो मूवमेंट्स को उस ऑल्टरनेटिव रूट के जरिए से परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पानी का ग्लास पीना है, नॉर्मल एक मूवमेंट होती है पानी के ग्लास पीने की, नर्वस सिस्टम आया, सिग्नल सब कुछ चलेगी। लेकिन अगर आपका नॉर्मल पैथवे खराब हो गया ना, तो आप डिफरेंट पैथवे को यूज़ करते हुए वही मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करवा सकती हैं। यहाँ पर इसने लिखा हुआ है इफ हाउएवर द पैथवे इज ब्लॉक एंड ऑल्टरनेटिव रूट कैन बी यूज्ड। लेकिन वो कहता है कि ये रूट जो है वो इतना आसान नहीं होता, इसको अडेप्ट करना ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता, ये आहिस्ता 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 ये चीज़ जो है वो मॉडिफाई होती है। पहले जो है वो डिफिकल्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये ईजियर होता जाता है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ऑफ द मसल। अब ये कंडीशन ऑफ द मसल पे भी डिपेंड करता है कि आया मसल आपका स्पैस्टिक पैरालिसिस में है या वो फ्लैसिड पैरालिसिस में है, या मसल को क्या मसला है। अगर मसल बहुत ज़्यादा स्पैस्टिक पैरालिसिस में यानी मसल बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो मसल को रिलैक्स करने की ज़रूरत होगी। यानी अगर आपका एक मसल बहुत ज़्यादा सख्त हो गया तो ऑब्वियसली उसको आप रिलैक्स ही करेंगे तभी वो सही मूवमेंट्स कर पाएगा। या अगर आपका एक मसल बहुत ज़्यादा ढीला पड़ गया, उसके अंदर टेंशन बिल्कुल कम हो गई है, इस केस में आप मसल बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, तो आप जो है वो इस केस में उसको जो है वो स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा दे मे बी प्रिपेयर टू रिसीव द कोऑर्डिनेटेड इम्पल्सेस सो दैट द रिएक्शन इज नॉर्मल एज पॉसिबल बाय द अटेम्प्ट टू रिलैक्स द मसल। स्पैस्टिक, रिलैक्स द मसल, दोज आर स्पैस्टिक और टेंस, या टू स्ट्रेंथन द मसल, दोज आर वीक। मतलब उन मसल्स को आप जो है रिलैक्स कर रहे जो टेंस है, और उन मसल को जो है स्ट्रेंथन कर रहे हो। डिसयूज एट्रोफी एक वर्ड है यहाँ पर। डिसयूज एट्रोफी क्या होता है कि आप मसल्स को कुछ टाइम के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, आपने उनको ठीक तरह से यूज़ नहीं किया, या जो है वो अपने उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी पर्टिकुलर मसल को यूज़ नहीं किया, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता मसल मैस कम होना शुरू हो जाता है, उसको आप कहते हैं दिस इज डिसयूज एट्रोफी, और वो भी जो है एक इसमें कंडीशन हो सकती है। प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन। वीकनेस और फ्लैसिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मसल ग्रुप अगर हो गई है, इस केस में आप क्या करेंगे। वो कहता है कि इसमें आमतौर पे वो इसने इतनी लंबी इसने एक्सप्लेनेशन में ये कहा, उसने कहा कि हमारी जो बॉडी है ना वो इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती, और अगर तो वो उसको अवॉइड कर सकती है तो उसको तो वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक मसल बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, जैसे कि बाइसेप्स की बात करते हैं, बाइसेप्स आपका मसल बहुत वीक हो गया है, बाइसेप्स का काम क्या है, एल्बो की फ्लेक्शन कराना। ठीक है, बाइसेप का काम क्या है, एल्बो फ्लेक्शन कराना। बाइसेप हो गया जी बहुत वीक और बाइसेप जो है वो फ्लेक्शन नहीं करा सकते, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, फ्लेक्शन तो वो करवाएगी लेकिन वो और मसल्स को यूज़ कर लेगी, यानी उसके एसेसरी मसल्स ब्रेकियालिस को यूज़ कर लेगी, वो जो है वो ब्रेकियोरेडियलिस को यूज़ कर लेगी, वो डिफरेंट और मसल्स को यूज़ करके वो मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगी। इसको आप कहते हैं वीकनेस और फ्लेसिडिटी की केस में आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स इज नॉट टॉलरेटेड बाय द बॉडी इफ इट कैन बी अवॉइडेड एंड इन दिस केस इज एबल टू अवॉइड इट बाय ऑल्टरिंग द पैटर्न ऑफ वन मूवमेंट इन सच अ वे दैट फंक्शन ऑफ द इफेक्टेड मसल इज ट्रांसफर्ड टू द अदर ग्रुप्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इस केस का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो कहते हैं कि इसमें जो है वो आप वीक और इन्फेक्टेड मसल्स की जो है वो ट्रीटमेंट इस तरह करते हैं ताकि जो है उसकी क्या किया जा सके, स्ट्रेंथ को वापस लाया जा सके, और जो टारगेटेड मसल, जो टारगेटेड आपके मूवमेंट्स है, जो भी आपने पैटर्न ऑफ मूवमेंट करना है, वो उसको इन शॉर्ट आपने मसल की जो है वो क्या करानी है, स्ट्रेंथनिंग करानी है, और स्ट्रेंथनिंग आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू करा सकते हैं। उसके बाद आता है स्पैस्टिसिस, जो मसल अगर आपका मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया आप उसको क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब मसल को आपने रिलैक्स किस तरह से करना है, आपने नंबर 1 करना है, जो अभी आपका ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, ट्रीटमेंट इज डिजाइन टू प्रमोट द रिलैक्सेशन, स्टिमुलेट एफर्ट टू गिव कॉन्फिडेंस इन एबिलिटी टू मूव एंड ट्रेन रिदम को ट्रेन करने के लिए ये रिलैक्सेशन हम लोगों ने पीछे भी बहुत बार मैंने आपको बताया कि रिदमिकल मूवमेंट्स, अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स इन सेम रेंज एंड सेम डायरेक्शन, उनको आप कह रहे होते हैं कि ये मूवमेंट जो है वो रिलैक्सेशन कराती है। ऑल द एक्सरसाइज आर परफॉर्म रिदमिकली टू एड रिलैक्सेशन, ऐसे ऐसे आपकी फिटूग भी कम हो जाती है, और रिदम जो है वो मूवमेंट्स का इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार रीड कीजिएगा, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट ये अगर पेशेंट को जो हो गया सेरिबेलर एटेक्सिया, और सेरिबेलर एटेक्सिया में हमें पता है कि हमारा सेरिबेलम अफेक्ट होता है, और सेरिबेलम का काम क्या था, मसल की टोन को मेंटेन करना, या आप बहुत ज़्यादा न्यूरो में डिटेल में पढ़ेंगे, मसल की टोन को मेंटेन करना, टाइमिंग मेंटेन करना, मसल की प्लानिंग को मेंटेन करना। अब ये सब कुछ खराब हो गया है ना, तो हाइपोटोन आपके मसल में टेंशन मेंटेन रहेगी यानी मसल हाइपोटोनिसिटी हो जाएगी,
ठीक है। उसके अलावा पोस्चर फिक्सेशन भी मेंटेन नहीं रहेगी, क्योंकि मूवमेंट्स को प्लान करने वाले नहीं, बैलेंस भी मेंटेन नहीं रहेगा, मूवमेंट्स इरेगुलर हो जाएंगे और इनएक्यूरेट हो जाएंगे। इस केस में आपने जो है वो पेशेंट को इस तरह से ट्रेन करना है कि आप जो है उसके सेरिबेलम के अलावा डिफरेंट अदर पार्ट्स को ट्रेन करें कि वो आपकी मूवमेंट्स होती है। जैसे कि उसने लिखा हुआ है, एनी इंप्रूवमेंट विच रिजल्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ लेट्स से प्रेवलेट ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ द पाथवे विच रिमेन, जो बचा कुचा रह गया, सेरिबेलम तो खराब हो गया, जो बचा कुचा रह गया, और इट इज थॉट पॉसिबल दैट सेरिब्रम मे बी एबल टू कंपनसेट दैट एक्शन। ठीक है, सेरिब्रम जो है उसके एक्शन को कंपनसेट कर दे, जो आप यूज कर सकते हैं। यूजुअली इसमें वो कहता है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आप जो है वो करा रहे होते हैं तमाम पार्ट्स ऑफ द रेंज में, ताकि मसल वीकनेस को जो है उसमें प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको आप देख लीजिएगा। काइनेस्थेटिक सेंसेशन का लॉस हो गया। काइनेस्थेटिक सेंसेशन मैंने आपको पीछे भी बताया गया, पोस्चर की सेंस को आप काइनेस्थेटिक सेंसेशन कहते हैं। हाइपोटोनिसिटी ऑफ द मसल हो जाती है, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होती है। अब यूजुअली क्या होता है, एक पर्सन काइनेस्थेटिक सेंसेशन क्या होती है, पोस्चर की सेंसेशन होती है। अब आपकी प्रॉपर रिसेप्शन खराब हो गई है या आपके रिसेप्टर्स ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहे, तो काइनेस्थेटिक सेंसेशन लॉस होगी। काइनेस्थेटिक सेंसेशन के लॉस होने का ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप पेशेंट को इस तरह से ट्रेन करें कि वो अपनी आंखों से अपनी सेंस ऑफ विजन को यूज करते हुए वो उसके जो उसका सारा एटेक्स या जो भी हुआ था उसको मेंटेन कर सके। Lesions causing loss of this information result in the hypotonicity of the muscle and incoordinated movement. Substitution of the sense of sight to compensate for the loss of kinesthetic sensation जो है वो इसकी री-एजुकेशन का प्रिंसिपल होता है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ री-एजुकेशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम फ्रैंकल एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट